हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्ष प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज की अपनी इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे। और बीएड फर्स्ट ईयर में हमारे जो पेपर का नाम है वह है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोविंग अप एज ए लर्नर। इसका पेपर कोड है E103। हम अपने इस पेपर में इससे पहले भी अपने इस टॉपिक पर 2 वीडियो बना चुके हैं, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हमने इससे पहली वीडियो में जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में अधिगमकर्ता से संबंधित कारकों के जो कारण थे उनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने अपनी दूसरी वीडियो में यानी कि पार्ट बी में हमने जो अध्यापक से संबंधित कारक थे उनके बारे में अध्ययन किया। सो गाइस, हम अपने इसी टॉपिक पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत आज पार्ट सी में जो विषय वस्तु से संबंधित कारक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में विषय वस्तु से संबंधित बहुत सारे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जिनमें से नंबर 1 है विषय वस्तु की प्रकृति एवं आकार। क्या है नंबर 1? विषय वस्तु की प्रकृति एवं आकार। विषय वस्तु की प्रकृति एवं आकार का अधिगम प्रक्रिया पर गहन प्रभाव पड़ता है। विषय वस्तु के कठिन होने पर बालकों की अधिगम में बाधाएं आ सकती है। अगर विषय वस्तु उसके विपरीत यदि विषय वस्तु सरल है तो बालक सहजता के साथ सीख सकते हैं, यानी कि सीख लेते हैं। छोटे पाठों को बालक बड़े पाठों की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं। इसीलिए जो विषय वस्तु की जो प्रकृति होती है वह सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, और उनका जो आकार है वह भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि बालक जिस विषय वस्तु की यानी कि प्रकृति सहज होती है, सरल होती है, वह उसे आसानी से सीख जाते हैं। और लंबे पाठों के बजाय अगर छोटे पाठों से बालकों को पढ़ाया जाए या सिखाया जाए तो बालक उन्हें भी बहुत अच्छी प्रकार से सीख लेते हैं, यानी कि जल्दी सीख जाते हैं। इसी कारण से विषय वस्तु से संबंधित कारकों में विषय वस्तु की प्रकृति और आकार भी अधिगम को प्रभावित करता है। नंबर 2 पर आता है विषय वस्तु का उद्देश्य पूर्णता एवं प्रस्तुतिकरण का क्रम। विषय वस्तु का उद्देश्य पूर्णता तथा प्रस्तुतिकरण का क्रम। सीखी जाने वाली विषय वस्तु उद्देश्यपूर्ण होने पर बालक उसे सहजता से सीख लेते हैं। अगर किसी विषय वस्तु को हम ऐसी विषय वस्तु को सिखाएं जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो बालक उसे सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन उद्देश्यपूर्ण विषय वस्तु को बालक आराम से, सरलता के साथ, सहजता के साथ सीख लेते हैं। सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हुए यदि विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है तो छात्र कठिन विषय को भी सरलता से सीख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम सरल से यानी कि सरल से कठिन की ओर चलेंगे, यानी कि कठिन की ओर चलेंगे तो इस चीज को बालक सरलता के साथ सीख लेंगे। लेकिन अगर हम इसे उल्टा कर देते हैं, कठिन से सरलता की ओर सिखाएंगे तो बालकों के जो आयु वर्ग स्तर है उससे ऊपर की बात हो जाएगी, जिससे कि वह सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए विषय वस्तु को हम इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि वह सरल से कठिन की ओर सिखाया जाए, जिससे कि बालक उसे आसानी से सीख सके। अच्छा, यह जो विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण है और यानी कि विषय वस्तु का उद्देश्य पूर्ण एवं प्रस्तुतिकरण का क्रम है वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। नंबर 3 पर आता है भाषा शैली। कौन सा है? भाषा
अधिगम में सहायक सिद्ध होती है और कठिन शब्दों का प्रयोग एक लंबे वाक्य के अधिगम में विन्यास पैदा करते हैं। यानी कि अगर किसी भी पाठ्य वस्तु की भाषा सरल है, आसान है, तो उस पाठ्य वस्तु को बालक यानी कि उन पाठों को बालक आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी पाठ्य वस्तु की या पाठों की जो भाषा है वह कठिन होगी और लंबी हो यानी कि लंबे वाक्य होंगे तो उन्हें बालकों को सीखने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। यानी कि उनके सामने बहुत बड़ी कठिनाइयां आ बहुत सारी कठिनाइयां आती है जिससे कि वह अधिगम को सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भाषा शैली का भी अधिगम को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। नंबर नेक्स्ट है हमारा भिन्न भिन्न विषयों का कठिनाई स्तर। भिन्न भिन्न विषयों का कठिनाई स्तर। विषय वस्तु से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि जो भिन्न विषयों का कठिनाई स्तर है वह भी अधिगम को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। प्रत्येक विषय का कठिनाई स्तर अलग होता है, इसलिए समस्त शिक्षार्थी समान रूप से किसी विषय वस्तु को नहीं सीख पाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है विषय वस्तु का रुचिकर होना। विषय वस्तु का रुचिकर होना। विषय वस्तु रुचिकर होने पर छात्र उसमें अधिक जल्दी ध्यान देंगे। अगर कोई विषय रुचि पूर्वक नहीं है, रुचिकर नहीं है, तो छात्र उसके प्रति किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती है छात्रों में। इसीलिए विषय वस्तु रुचिकर होने पर उसे छात्र मन होकर पढ़ते हैं, जिसके विपरीत यदि विषय वस्तु अरुचिकर है तो छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, परिणाम स्वरूप अधिगम की प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती है। इसीलिए अध्यापकों यानी कि छात्रों के यानी कि स्तर के अनुसार ही विषय वस्तु का होना आवश्यक है और विषय वस्तु रुचिपूर्वक होगी तो अधिगम प्रक्रिया बहुत आसानी से हो सकती है और बालक उसमें रुचि लेकर अधिगम को अच्छे से सीख यानी कि कर सकते हैं, यानी कि किसी भी काम को आराम से सीख सकते हैं। और अगर विषय वस्तु रुचि पूर्वक नहीं होगी यानी कि रुचिपूर्ण नहीं होगी, रुचिकर नहीं होगी, तो छात्र उसमें रुचि नहीं लेंगे और वह उनकी जो अधिगम प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी। अब हमने यह पॉइंट अपने विषय वस्तु से संबंधित कारकों के बारे में अध्ययन किया, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने में जो विषय वस्तु से संबंधित कारक थे उनमें अध्ययन किया। अब वातावरण से संबंधित कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जो वातावरण से संबंधित कारक है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वातावरण से संबंधित कारक। अधिगम को वातावरण से संबंधित कारक भी प्रभावित करते हैं। हमारा यह अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में लास्ट चल रहा है। अब आज हम अपनी थर्ड वीडियो के इसी टॉपिक के जो थर्ड पार्ट है उसके अंतर्गत अब हम इसे समाप्त कर देंगे, यानी कि वातावरण से संबंधित कुछ कारक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है शिक्षा के अनौपचारिक साधन। क्या है? मेरा पहले ही गया। शिक्षा के अनौपचारिक साधन यह वातावरण से संबंधित कारकों में के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसके अंदर देखते हैं शिक्षा के साधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है औपचारिक और नंबर 2 है अनौपचारिक। अनौपचारिक साधनों में समान रूप से रेडियो, टेलीविजन, पुस्तकालय, वाचनालय आदि साधनों का बालकों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हम औपचारिक साधनों के बारे में बात करें तो
औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत यानी कि एक विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह औपचारिक शिक्षा के साधनों में आती है। और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत यानी कि जो मीडिया है, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सभी चीजें क्या है, अधिगम का पुस्तकालय है, वाचालय है, ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। और इन साधनों का बालकों के अधिगम में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 है इसमें पारिवारिक वातावरण, यानी कि पारिवारिक वातावरण का भी पारिवारिक वातावरण का भी बालकों के अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिन परिवारों का वातावरण उत्तम होता है, अच्छा होता है, उन परिवारों के बालकों की अधिगम प्रक्रिया बहुत सरल होती है, सहज होती है। वह किसी भी काम को आसानी से सीख लेते हैं। उनके जो बालक है वह पढ़ाई में रुचि लेते हैं और कठिन पाठ को भी सरलता से सीख लेते हैं। इसके विपरीत जिन परिवारों का वातावरण अच्छा नहीं होता, उनके जो परिवारों के जो बालक हैं वह अधिगम को की गति मंद होती है, वह किसी भी प्रकार के अधिगम करने में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि परिवार का जो वातावरण है, पारिवारिक वातावरण है, वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, छात्रों के अधिगम पर उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का आश्रय व्यक्ति द्वारा निर्मित या प्रभावित उन समस्त नियमों, विचारों, विश्वासों एवं भौतिक वस्तुओं की पूर्णता से है जो उनके जीवन को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यानी कि जो चीजें व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए हैं वही उसके सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित होते हैं। सांस्कृतिक वातावरण मानवीयकृत होते हुए भी मानवीयता एवं सामाजिक विकास तथा बालक के अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर किसी बालक के जो सांस्कृतिक वातावरण है वह दूषित होता है तो वह उसके अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी कि ऐसे सांस्कृतिक वातावरण से आए हुए बालकों का जो अधिगम प्रक्रिया है वह बहुत ही मंद गति से चलती है। लेकिन अगर अच्छे सांस्कृतिक वातावरण से आए हुए बालक हैं वह सीखने में उनकी जो गति होती है वह तेज होती है और उनका जो अधिगम प्रक्रिया है वह काफी हद तक सफल होती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण के अंतर्गत तापमान, प्रकाश, वायु, कोलाहल इत्यादि का प्रमुख स्थान है। यानी कि भौतिक वातावरण में कहीं जहां का जैसा तापमान होगा यानी कि वह भी बालकों के अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वहां शोरगुल है, ये मान लीजिए कि अगर हमारा कोई विद्यालय ऐसे स्थान पर है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हर समय वहां यातायात के साधनों का शोरगुल है, प्रदूषण है, तो ऐसे में जो बालक है उनका जो अधिगम प्रक्रिया है वह रुचिपूर्ण अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। अच्छा, कक्षा का भौतिक वातावरण उपयुक्त न होने पर छात्र को थकान अनुभूति करने लगेंगे और सीखने में उनकी जो अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि उनकी जो रुचि है वह समाप्त हो जाएगी और अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि अगर कहीं शोरगुल वाले वातावरण में ही बालकों को अध्यापन कराया जाए, किसी चीज को सिखाया जाए तो बालकों का अपने पाठ से ध्यान हटकर बार बार बाहर की ओर ही ज्यादा रहेगा, जिससे कि उनकी जो पाठ में रुचि है वह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अधिगम को प्रभावित करने में यानी कि जो वातावरण संबंधी कारक है उनके अंतर
अंतर्गत भौतिक वातावरण भी एक प्रमुख कारक है। नंबर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक वातावरण। अधिगम की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि छात्रों में परस्पर सहयोग, सद्भावना, मित्रता, मधुर संबंध है तो अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। लेकिन अगर एक ही कक्षा तक के अंतर्गत आपस में छात्रों के अंदर जो आपस में संबंध है वह अच्छे नहीं होंगे तो उनकी जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको वह प्रभावित होती है, उनका जो अधिगम है वह सफल नहीं हो पाती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक वातावरण के अकॉर्डिंग यही बात कही जाती है कि बालकों में अगर उनके आपस के संबंध मधुर है, प्रेमवत है, अच्छे है, सहयोगपूर्ण है तो ऐसी इस वातावरण में यानी कि जहाँ पर ऐसे संबंध आपस में बालकों में पाए जाएंगे तो ऐसे वातावरण में जो अधिगम की प्रक्रिया है वह अच्छी प्रकार से सफल होगी और बालकों को यानी कि सीखने में भी रुचि होगी और वह बहुत अच्छे तरीके से किसी भी काम को आसानी से कर सकेंगे। सो गाइस हमारा जो है टॉपिक था यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यह हमने 4 प्रमुख कारक बताए थे यानी कि अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, विषय वस्तु से संबंधित कारक और विषय वस्तु से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक और वातावरण से संबंधित कारक। और इनके भी जो वातावरण से संबंधित कारक थे उनके भी वह भी अलग अलग थे। सो हमने यह अपना संपूर्ण टॉपिक 3 पार्ट में कंप्लीट किया है, 3 वीडियो में पूरा किया है। सो हम अपनी नई वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।